अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों में मुल्की सियासी मंजरनामे पर खूब बहस जारी है। एक दूसरे पर तंज के निश्तर चलाए जा रहे हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत में लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है। ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कोशा है, जबकि हुकूमत पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। कौन महंगाई से गाफिल होगा? मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं है, हमारा चैलेंज महंगाई है। ये 100 जतन कर ले, ये 100 जतन कर ले, हमारे यकीन जानिए हमें कोई घबराहट नहीं है। हम सियासी अंदाज में इनका मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं होगी। हजरत साहब, आपका एहतराम और आपका फजल रहमान का एहतराम मेरे दिल में रहेगा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। आप शौक से आए, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आए। क्यों अपनी एनर्जियों को जाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी जाया कर रहे हैं? सवाल यह है कि क्या हुकूमत को वाकई ऑपोजिशन से कोई मसला नहीं है? क्या हुकूमत के लिए सब अच्छा है? ऑपोजिशन से कोई खतरा महसूस नहीं कर रही है? क्या हुकूमत को अपनी मजबूती का यकीन भी है कि हुकूमत मजबूत कदमों पर खड़ी हुई है, कॉन्फिडेंट है? उसकी बुनियादें, हुकूमत किस बुनियाद पर खुद को ज्यादा तवाना मजबूत तस्वुर कर रही है? इन्हीं सवालात का जवाब गुज़श्ता रोज टीवी इंटरव्यू में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी दिया। वो क्या कह रहे थे कि इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं कर पा रहे, वो तासुर क्या था, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन हुकूमत को अपनी मजबूती का यकीन है, मगर हुकूमत के अंदर से बगावत की सदाएं भी उठ रही हैं। नूर आलम खान और ज़ीशान खानजादा की बगावत खबरों की जीरत बनी। बादजा साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद पार्टी पॉलिसीज पर फट पड़े। तीनों रहनुमाओं को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से नोटिस भेजा गया। इनमें से एक रहनुमा अहमद जवाद ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नोटिस का जवाब दे दिया है। साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद ने वज़ीर आज़म को खुला खत लिख दिया है। खत में उन्होंने लिखा है कि डियर इमरान न्याजी साहब, आपका मोहब्बतनामा शोकाज नोटिस की शक्ल में मुझे मिला, जिसमें मेरी 2 ट्वीट्स पर वजाहत मांगी गई है। साबिक सेक्रेटरी इत्तलात ने पार्टी पर अपने एहसानात याद दिलाते हुए लिखा कि मुझे शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए कई सालों तक अपनी तनख्वाह में से हर माह 10% डोनेशन कटवाने का अफसोस नहीं है। मुझे मियां वाली नमल यूनिवर्सिटी को डोनेशन देने का भी अफसोस नहीं। मुझे 2005 के ज़ल्ज़ले में आपको डोनेशन देने का भी अफसोस नहीं। मुझे पार्टी दफ्तर के अखराजात अपनी जेब से देने का भी अफसोस नहीं। मुझे पीटीआई में 20 साल काम करने का भी अफसोस नहीं, क्योंकि मेरी ज़ात से बालातर मकासद थे। अहमद जवाद ने शकवा करते हुए लिखा कि मुझे अफसोस यह है कि मैंने आपको पहचानने में देर कर दी, मैं आपको पहचान ना सका। आप इस मुल्क की तारीख के सबसे बड़े धोखे का नाम है। ये धोखा मेरा इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि आपके अपने माजी में किए गए दावों और बरसरे इक़्तिदार आने के बाद उन दावों के तजाद का शाखसाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इन्हीं बगावतों के दौरान मुल्क में सदारती निज़ाम का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज भी अपने उस बयान पर कायम है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान सेम पेज पर हैं। इससे पहले वो कह चुके हैं कि वो दस्ते शफ़क़त जो इमरान खान के हाथ पर है, ऑपोजिशन ये चाहती है कि वो दस्ते शफ़क़त उनके हाथ पर आ जाए। अब अपने उस बयान को मजीद गहरा तासुर दे रहे हैं उसमें कि वो कॉन्फिडेंट है। उन्हें कहा जा रहा है कि इसकी तरदीद करें, लेकिन वो कहते हैं मैं तरदीद नहीं कर रहा है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का साथ होना, खुफिया हाथों का साथ होना, इसका तासुर खुद हुकूमत दे रही है, और ये तासुर आने वाले वक्त के साथ साथ मजीद गहरा होता जा रहा है। करारदाद जो सदारती निज़ाम की मजम्मत में जमा कराई गई, वो एहसन इकबाल साहब की जानिब से जमा कराई गई है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई। करारदाद का मतन ये है कि वफाकी पार्लिमानी निज़ाम सियासी निज़ाम की असास है। वफाकी पाकिस्तान की सालबियत और मजबूती का इन्हिसार पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती में है। तमाम जमहूरी कुव्वतें मसाइल का हल आईन पाकिस्तान की सरबलंदी और हुक्मरानी और अमल दरामद पर समझती हैं। करारदाद जमा कराने के बाद सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने हुकूमत पर सदारती निज़ाम की बेका इल्ज़ाम आयद किया है। कुछ दिनों से एक बहस चल रही है जिसके ऊपर मैंने एक रेजोल्यूशन जमा कराई है। पता नहीं कौन पाकिस्तान में बार बार ये बहसें छेड़ देता है कि सदारती निजाम लेकर आना चाहिए। अगर 75 साल के ऊपर भी हम ये बात कतईयत के साथ नहीं कह सकते उस मुल्क का क्या निजाम होना चाहिए, तो फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। जितना सदारती निजाम पाकिस्तान ने भुगता है, शायद इस खित्ते में किसी और मुल्क ने नहीं भुगता है। हम पाकिस्तान के आईन में, पाकिस्तान के फेडरल पार्लियामेंट्री निजाम के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत और रद्दो बदल को कबूल नहीं करेंगे। और पाकिस्तान का हर शहरी अपने इस आईन को और अपने इस वफाकी पार्लिमानी निजाम के दिफा के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बनेगा। सवाल तो ये भी है कि सदारती निज़ाम की मुहिम आखिर शुरू कहां से हुई है? सदारती निज़ाम की बात कौन कर रहा है? सदारती निज़ाम की वेबसाइट और इस पर सरमायाकारी कौन कर रहा है? इसके पीछे कौन है? इसका प्रमोटर कौन है? ये कैंपेन कौन चला रहा है? सोशल मीडिया के पीछे किसके ट्विटर हैंडल्स हैं? इस हवाले से हुकूमत अपना दामन इंतहाई सफाई से बचाती हुई दिखाई दे रही है।
यूट्यूब ने साड़ा बड़ा काम खराब किया। अब वो जितने हमारे इस वक्त माशाल्लाह बड़े बड़े साफ़ी भाई हैं ना, सबका अपना अपना चैनल है, तो उसके अंदर ये होता है कि वो इस तरह की बातें की। पहली तो बात है कि किसी भी जानब से हुकूमती सतह के ऊपर तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी है, फैक्चुअल चीज़ें देखनी है। एक पार्लिमानी निज़ाम है, एक सदारती निज़ाम है। किसी मुल्क के अंदर क्या निज़ाम चलना है वो उसका आइन तय करता है। 1973 के आइन के तहत यहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं खुद हैरान हूँ। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शामी साहब, सदारती निज़ाम की बाज़गश्त एक बार फिर सुनाई दे रही है। ये सदारती निज़ाम का ये जो बज़ वर्ड है, ये आया कहाँ से है, इस हवाले से कोई पता नहीं है, लेकिन जहाँ से भी ये बात हो रही है, क्या ये जस्टिफाइड है? बुनियादी बात यह है कि सदारती निज़ाम भी एक जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम भी एक जमहूरी निज़ाम है। अमेरिका में सदारती निज़ाम मौजूद है, बरतानिया में पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है, इंडिया में पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है। तो सदारती निज़ाम हो या पार्लिमानी निज़ाम हो, तो निज़ाम तो दोनों जमहूरी हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमारा दस्तूर जो है, जिसपे हमने अपने निज़ाम हुकूमत जो वज़ा किया है या फैसला किया है कि जो निज़ाम हमारे मुल्क में होगा वो पार्लिमानी है। हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है, दस्तूर हम बना चुके हैं, इसको अशरे गुजर चुके हैं, तो ये बात तयशुदा बात है। अब दोबारा इसको छेड़ने की जरूरत क्या है? तो हम कोई ये मसला दोबारा तय नहीं करना चाहते। एक्चुअली हमने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में इस दस्तूर को काफी दफा मुअत्तल होते हुए देखा है। तो फिर आप दस्तूर मुअत्तल कराएंगे आप क्या? तो और दस्तूर मुअत्तल करना तो कोई ठीक अमर नहीं होगा। जब दस्तूर मुअत्तल होगा, कोई मार्शल लॉ लगने वाला है इस मुल्क के, खुदा ना खास्ता। और ऐसा होता हुआ तो आप नहीं देख रहे हैं ना सर? अगर दस्तूरी अमल बहाल है, दस्तूर नाफिज है, उसमें तब्दीली फिर लोगों की राय से होगी ना। लोग बताएं, लोग मुतालबा करें, लोग वोट दे दें, पार्लियामेंट फैसला करे कि जनाब ये हम 2/3 अक्सरियत इसकी चाहती है कि पार्लियामानी निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए, सदारती निज़ाम बहाल कर दिया जाए। चलिए यह करके भी देख लें, फिर तो देखें ना। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि नहीं है, वो कि दस्तूर को, बुनियादी ढांचे को बदल दे। मैं कहता हूँ चलिए, अगर लोग चाहते हैं, लोग वोट देते हैं उन सियासी जमातों को, उन रहनुमाओं को कि जो सदारती निज़ाम चाहते हैं, तो दें, आए पार्लियामेंट में, वो करें अपना काम। अभी तैयब उर्दवान ने भी तो निज़ाम बदला है ना, उन्होंने पार्लियामानी निज़ाम को सदारती बनाया है, पहले रेफरेंडम लड़ा है, उसमें लोगों का वोट लिया है, फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल की है, 2/3 अक्सरियत से ज्यादा हासिल की है, फिर अपने दस्तूर को बदला है। तो आप भी कोशिश करके देख लीजिए। और उस सूबा बनाने से मुतालिक भी मुतालबा है एक, और उससे मुतालिक सेनेट के अंदर गुज़श्ता रोज़ हमने हज़ारा सूबे के हवाले से करारदाद भी देखी और जनूबी पंजाब सूबे से मुतालिक भी देखी। उसमें पेशरफ्त ये हुई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा है कि आइए पार्लियामानी कमेटी के अंदर और उस पर बैठकर बात करते हैं। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का एक प्रिंसिपल पोजीशन रही है कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे, लेकिन अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका है, ख्वाब ही रहा है। आपको लगता है कि हुकूमत जाते जाते कोई ऐसे ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगी? प्यारे भाई, दस्तूर में लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई नया सूबा बनाना है तो जिस सूबे की हदूद में तब्दीली होगी, पहले उसमें ये करारदाद मंजूर होगी, फिर कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत से उसकी मंजूरी दी जाएगी। ये दस्तूर में एक तरीका दर्ज है, उसके मुताबिक नए सूबे बन सकते हैं। तो अगर इस प्रोसेस को अडॉप्ट करके नया सूबा बनाया जाता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? देखिए शावी साहब, हर सियासी जमात ये चाहती है कि नया सूबा बनना चाहिए, उस पर सियासी प्रोपेगेंडा तो होता रहा है। नून लीग भी चाहती है, पीपल्स पार्टी की भी प्रिंसिपल पोजीशन रही है, पीटीआई की खुद रही है जो हुक्मरान जमात है, तो फिर ये प्रोसेस इनिशिएट क्यों नहीं हो पाता सर? ये तो वही बताए ना, अगर वो सियासी जमातें चाहती हैं तो इकट्ठी हो जाए और नए सूबे बना लें, सिंध में भी बना लें, केपीके में भी बना लें, पंजाब में भी बना लें। और अगर वो इकट्ठी नहीं होती, इत्तेफाक नहीं करती, इश्तराक नहीं करती, ताबुन नहीं करती एक दूसरे से, तो फिर इसका मतलब है कि एक सियासी स्टंट है और कोई सूबे नए बनने वाले नहीं है। और आपको लगता है सर कि ये पॉलिटिकल डेडलॉक है और ये डेडलॉक बरकरार ही रहेगा? क्योंकि हर जमात ये चाहती है कि किसी खास हुक्मरान जमात अगर अपने दौर में ये कर लेगी तो उसका क्रेडिट उसके सर जाएगा। यही डेडलॉक की वजह है सर? डेडलॉक की तो बेशुमार वजूहात है। अभी तो आप देखें,
अपोजिशन लीडर और वजीर आजम एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। वजीर आजम जो है अपोजिशन को किस तरह से याद करते हैं, अपोजिशन वजीर आजम को किन अल्फाज से याद करती है। तो इस माहौल में जब कोई ताउन का रास्ता नहीं है इनके दरमियान, तो फिर ये कैसे इकट्ठे होंगे। मैं तो कहता हूँ इकट्ठे हों, बैठे, नए सूबे बन सकते हो बना दें, छोटे इंतजामी यूनिट बनाएं, क्या हर्ज किया है इसके अंदर, बेहतर हो जाएगा, लोग अपने मामला ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकेंगे। लेकिन दस्तूर में दिए गए तरीके कार के मुताबिक काम करना होगा और कोई तरीका नहीं है। सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है, और इसकी एक उम्दा मिसाल आज भी देखने को मिली इस सूबों की दरखास्त पर भी, कि दरखास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं, और इस पर सेक्रेटरी जनरल नून लीग ये कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन लीडर को कहना था तो लीडर ऑफ द हाउस खत लिखते। क्या ये उन पोजीशन ठीक है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत लिखा? शाह महमूद कुरैशी साहब अगर खत लिखते तो वो सीनियर नायब सदर को लिखते, शाहिद खाकान अब्बासी को, वो ऑपोजिशन लीडर को कह रहे हैं। प्रोटोकॉल का तकाजा तो यही है कि लीडर ऑफ द हाउस जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन को खत लिखे। एक पार्टी का चेयरमैन जो है दूसरी पार्टी के चेयरमैन को या प्रेसिडेंट को खत लिखे। अगर ये इसका एहतमाम नहीं होता, ये आदाब इनको मद्देनजर नहीं रखा जाता, तो फिर इसका मतलब है पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, आप कुछ करना नहीं चाहते। और वो जिस आप पॉलिटिकल कंसेंसस की बात कर रहे हैं सर, वो तो हमने गुज़श्ता 3.5 साल के अंदर नहीं देखा, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस ये समझते हैं कि ऑपोजिशन लीडर नैबज़दा हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, उनके साथ नहीं बैठा जा सकता, उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। अभी वो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट हो या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की अपॉइंटमेंट हो या दीगर अपॉइंटमेंट्स हो, तो मीनिंगफुल कंसल्टेशन तो नहीं हो पाई है शामी साहब अभी तक। तो ये किस हद तक नुकसानदेह है? देखिए, ये तो नामुनासिब रवैया है, इसकी तो तारीफ नहीं की जा सकती, और कोई शख्स भी इसकी तारीफ नहीं कर रहा। जो किसी के मुकदमे हैं नैब में तो होते रहें, अदालतों में चलते रहें, जब किसी को सजा मिलेगी तो उसके नताइज सामने आ जाएंगे। अभी जब तक कि साबित नहीं हो जाता किसी शख्स के खिलाफ कोई जुर्म, उस वक्त तक तो वो मासूम है, उस वक्त तक आप उसको मुजरिम नहीं कह सकते। वो हर जो अवाम के नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो यकसा काबिल एहतराम है, खा वो अपोजिशन से हो खा वो हुकूमत से हो। उनको एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे से ताउन करना चाहिए। अगर वो एक दूसरे से ताउन नहीं करेंगे तो फिर खत लिखना फजूल है, बातें करनी फजूल है, फिर अपना अपना काम करते रहें। सर, आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी हुकूमत ये समझ रही है कि एहतसाब का अमल तेज़ करना उनका बयानिया था, एहतसाब का बयानिया लेकर आए थे, लेकिन एहतसाब में उनको नाकामी हुई है। वो जो लूटेड मनी थी वो रिकवर नहीं करा सके। और अभी भी इमरान खान साहब अपने कोर कमेटी के साथ बैठते हैं, तर्जुमानों के साथ, तो वो यही कहते हैं कि ये बयानिया बनाना चाहिए आपको कि नवाज शरीफ कितने करप्ट हैं, शहबाज शरीफ कितने करप्ट हैं, और आने वाले दिनों में इन पर गिरफ्त और शिकंजा सख्त करने का इरादा भी रखते हैं। तो अब क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब भी अंदर होंगे और नवाज शरीफ साहब की गिरफ्त भी शिकंजा सख्त होगा? भाई देखिए, ये तो हुकूमत को हक हासिल है कि अगर वो समझती है कि किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए, ये चलना चाहिए, तो बनाए और चलाए, इसको तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर झूठ पर मबनी होंगे बयानिए और अदालतों में साबित नहीं हो सकेंगे तो फिर तो मुंह की खानी पड़ेगी। अब सिर्फ आप किसी को करप्ट कह दें तो हुकूमत के करप्ट कहने से तो करप्ट नहीं हो जाएगा, और हुकूमत के कहने से कोई शरीफ नहीं हो जाएगा। ये तो अदालत को फैसला करना है ना। अगर आपका बयानिया जो है उसके नताइज नहीं निकल रहा है तो उसके ऊपर ही गौर कर लें कि उसमें झूठ कितना है और सच कितना है। अगर आप झूठ की आमेजिश करेंगे और मुबालगा करेंगे और इल्जाम लगाएंगे तो फिर उसका नतीजा यही होगा। अब सर, इसको मैं अपने पहले सवाल के साथ कनेक्ट करता हूं, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वक्त, और फिर वो अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम भी धरते हैं कि असल में हमने तो केसेस बनाए लेकिन अदालतों से एक्विटल हो जाता है। निज़ाम प्रोसिक्यूशन के निज़ाम के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। और इमरान खान साहब गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला ये कह रहे थे कि इमरान खान करना चाहता है लेकिन हो नहीं रहा है। तो जब फ्रस्ट्रेशन होती है तो उस वक्त निज़ाम की तब्दीली की बातें तो होती हैं, और एक थ्योरी तो ये है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में या इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि इस निज़ाम को चेंज करना या सदारती निज़ाम की तरफ जाना ही मसाइल का हल है। जिनसे ये निज़ाम नहीं चल रहा वो इस निज़ाम को तब्दील कैसे करेंगे? वो इस निज़ाम की पैदावार है, इसके ज़रिए इक़्तिदार तक आए हैं। अगर निज़ाम नहीं होगा तो वो भी नहीं होंगे। तो ये सारी ख्याली पुलाव पकाने की बातें हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है।
अच्छा शाफी साहब, लास्टली ये कहिएगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात अनाउंस हो चुके हुए हैं, केपी का भी सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शंस 28 मार्च को स्केड्यूल्ड है, लेकिन उससे पहले 27 फरवरी को एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च निकलेगी। 23 मार्च को पीडीएम का लॉन्ग मार्च है। ये उन्होंने भी डिसाइड करना है कि क्या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं या अकेले आते हैं। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ऑपोजिशन हुकूमत पर जो प्रेशर है वो बढ़ा सकेगी? देखिए, अपोजिशन की जो हर वक्त कोशिश होती है कि हुकूमत पे दबाव बढ़ाए, और केपीके में जो इंतखाबात हुए हैं उनके नताइज आपने देख लिए हैं, और हुकूमत अगर उन इंतखाबात में जो आने वाले इंतखाबात हैं उनमें कारकर्दगी बेहतर दिखाएगी तो जाहिर है कि उसकी पोजीशन मजबूत होगी। अगर कारकर्दगी नहीं दिखा सकी तो उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा। अच्छी बात है, वोट के जरिए फैसला हो जाए लोग किसके साथ हैं, किसकी मुश्किलात में इजाफा चाहते हैं, किसकी मुश्किलात में कमी चाहते हैं। जमहूरियत तो यही है ना, वोट के जरिए हम अपने मामलात को तय करें और एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाएं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 3.94% से 5.57% GDP कैसे हो गई, क्या वाकई पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार बढ़ी है, इस सवाल को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। मुल्क में कौन सा शोबा कितनी रफ्तार से तरक्की कर रहा है, कितना बजट किस शोबे पर लग रहा है, मुल्क में कौन सा शोबा कितना कमा रहा है। दौरे जदीद में भी पाकिस्तान आज 17 बरस कबल किए गए सर्वेस, आदाद-ओ-शुमार और मवाद का सहारा लिया जाता रहा है, लेकिन दुनिया में राइज बेहतरीन तरीका हायकार के मुताबिक वजारत मनसूबाबंदी और तरक्यात ने इदारे शुमारियात ने नेशनल अकाउंट्स और प्राइस स्टैटिस्टिक्स को हर 5 साल बाद रीबेस करने के तरीकाकार वज़ा करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद नए आदाद-ओ-शुमार, सर्वेस और मवाद की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत ने नेशनल अकाउंट्स की रीबेसिंग की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मुल्क में शरह नमू 3.94% से बढ़कर 5.57% हो गई है। वफाकी वज़रा क्या कहते हैं, सबसे पहले उनके स्टेटमेंट्स आपके सामने रखते हैं। साल गुजरा है, जो माली साल गुजरा है उसके अंदर तो हतमी नंबर जो हमारे पास आया है पिछले साल की शरह नमू का, वो 5.37% है, और ये 5.37% जो है ये पिछले 14 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत की सबसे ज़्यादा दूसरी, सबसे 14 साल में से 13 साल जो गुजरे उनमें जो शरह नमू थी उससे इस साल के 19-20 के शरह नमू ज़्यादा थी। कोविड के दौरान हमने इस मईशत को वापस 5.5% की ग्रोथ पे हम वापस लेके आए, और इंशाअल्लाह इस साल इससे भी ज्यादा करेंगे। हुकूमत की जानिब से नई बेसिस पॉलिसी के इजरा के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत की आदाद-ओ-शुमार हकीकत पर मबनी है, जो 5.37% की बात की जा रही है। हुकूमत किस बुनियाद पर आदाद-ओ-शुमार को दुरुस्त साबित कर रही है? क्या हुकूमत महज आदाद-ओ-शुमार के गोरख धंधे में उलझाने की कोशिश कर रही है? नई पॉलिसी से किस शोबे को फायदा होगा और कौन नुकसान उठाएगा? और फिर सवाल तो ये भी है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या ये मैनिपुलेट किया जा रहा है, GDP को मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है? नई पॉलिसी में किस शोबे को शामिल और किसे नजरअंदाज किया गया है? हुकूमत का दावा है कि नई पॉलिसी के इजरा से कबल इक्तिसादी सरगर्मियों के हवाले से खुसूसी सर्वेस किए गए। 2014-15 से लेकर 2016-17 तक पाकिस्तान ब्यूरो बराए शुमारियात ने, यानी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 45 राय शुमारी सर्वेज और स्टडीज मुनक्किद की। आलमी बैंक और मुल्की माहिरीन पहले ही 45 राय शुमारी सर्वेज और स्टडीज के नताइज का जायजा ले चुके हैं। शोबा तालीम के हवाले से भी सर्वे किया गया, निजी TV चैनल्स, केबल इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से भी अलहदा सर्वे किया गया। ताहम PBS ने, यानी पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने इस हवाले से मवेशी शुमारी का अमल नहीं किया। मईशत की रीबेसिंग से PTI हुकूमत और नून लीग दोनों ही खुश क्यों हैं? इसकी वजह हुकूमतों में GDP आदाद-ओ-शुमार अच्छे रहे हैं। मईशत की रीबेसिंग की बुनियाद पर GDP नमू के आदाद-ओ-शुमार नून लीग के दौरे हुकूमत में 2017-18 में 5.78 से बढ़कर, वैसे तो 5.3% था रियलिस्टिकली, 5.78% से बढ़कर अब 6.1% हो गया है। ताहम इस अमल से GDP शरह के तनासुब से मजमूई कर्जे वाजिबात 14% बढ़ गए, लेकिन GDP शरह बलिहाज टैक्स कम हो गई है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी इजलास में GDP का गुज़श्ता बेस 11.3% या 31 खरब रुपए तक नजरअंदाज किया गया। माली साल 2021 में GDP का हुजम 298 अरब डॉलर से बढ़कर 346.7 अरब डॉलर का हो गया है। इसी तरह फीकस आमदनी $1543 से बढ़कर 1666 हो गई। माली खसारा यानी जो फिस्कल डेफिसिट है
6.1% से 1% पर आ गया है, जबकि जीडीपी के मुकाबले टैक्स 11% से 9.5% हो गया है। 2005-6 से 2015-16 तक नेशनल अकाउंट्स की रीबेसिंग मंजूरी से पाकिस्तान का समाजी शोबा तालीम और सेहत पर जीडीपी तनासुब के लिहाज से बुरी सूरत हाल का शिकार हुआ है। मुल्क की सरमायाकारी और बचत भी जीडीपी तनासुब के मुकाबले में कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने दायरा शुमारियात की गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी के बगैर नेशनल अकाउंट्स की रीबेसिंग करके मैक्रो इकोनॉमिक जो आदाद शुमार हैं वो तब्दील किए हैं। ऑपोजिशन जमातों ने भी आदाद के गोरख धंधे पर सवालात उठाए। इस हवाले से ऑपोजिशन के क्या रिजर्व आपके सामने रखते हैं? तो मईशत के कसीदे पढ़ रहे थे कि 5% हो गई। मैं सादा जबान में उसकी तारीफ यूं करूंगा कि जब आप लो बेस से कोई चीज उठाते हैं उसको हाई बेस से कंपेयर नहीं कर सकते। हमने अपने 4 सालों में तकरीबन 4.5-5% की ग्रोथ दिखा के आखिरी साल 6% की ग्रोथ दिखाई। इन्होंने 0% के बाद अगर आज पार 5% दिखाई है तो उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप 100 के बाद एक चीज यूनिट बढ़ाएंगे तो वो 1% शुमार होगा। अब हुकूमत रीबेसिंग के बाद जीडीपी अच्छा दिखा के क्रेडिट ले रही है, ऑपोजिशन तनकीद का निशाना बना रही है। कौन ठीक कह रहा है, रियलिस्टिक पिक्चर क्या है, बात करेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल नस्ट माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर इशफाक हसन खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, रीबेसिंग के बाद हुकूमत ये कह रही है कि जीडीपी की जो पिक्चर है वो 5.37% है, जो पहले 3.94% थी, और हुकूमत ये कह रही है कि हमने वो कर दिखाया जो नून लीग 5 साल में नहीं कर सकी। क्या ये जीडीपी की रियलिस्टिक पिक्चर है? देखिए, असल में मुश्किल ये है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। रीबेसिंग ऑफ जीडीपी जो हुई है ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लोगों को इसकी इतनी ज़्यादा वाकफियत नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं ये बताऊं कि ये जो हुई है इसमें आपको ग्रोथ ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि हमारी जीडीपी रीबेस हुई है। तो रीबेसिंग में जो है वो जीडीपी बढ़ता नहीं है, ग्रोथ नहीं बढ़ता है, साइज ऑफ द जीडीपी बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया में ये होता है कि हम जो जीडीपी को मेजर करने का जो तरीका है, इसमें आपके पास एग्रीकल्चर भी होते हैं, इसमें आपके मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विसेज सेक्टर भी है, बहुत सारे जहाँ हज़ारों किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही होती है। इस सबों का डेटा आता है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। अब मिसाल के तौर पे एक एनर्जी इसके इंडस्ट्री का ले लें और एक आम पब्लिक की ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हम पानी मिनरल वाटर पीते रहते हैं, आज से 10 साल पहले ये हो सकता था कि एक लग्जरी आइटम होते थे। तो जब और उसका सेल जो था, वॉल्यूम ऑफ सेल, वो भी उतना ज़्यादा नहीं था जितना अब हो गया है। अब ये लग्जरी नहीं रहा, यह एक नेसेसिटीज़ में शामिल हो गया है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, बहुत सारी नई नई कंपनी इसके अंदर में आ गई। पाकिस्तान में कई कंपनी यहाँ इसमें काम कर रही है। तो होता यह है कि जब जैसे अभी 2015-16 का ये बेस है, तो 2015-16 में जितनी इंडस्ट्रीज थी जो सर्वे की गई है उसके मुताबिक, और फिर उस इंडस्ट्रीज का कितना कंट्रीब्यूशन होता है उस मैन्युफैक्चरिंग में, उसका वेट उसमें हम लेते हैं। तो उस वक्त तो अगर 2005 में छोटी सी इंडस्ट्री थी तो उसका वेट कम था। अब ये इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ गई है, मिनरल वाटर वाली, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। तो लेकिन वेट इसका वही पुराना है, तो ये अंडर स्टेटेड रहता है हमारा जीडीपी। तो ये दुनिया में ये होता है कि कहीं पर 5 साल के बाद, कहीं 10 साल के बाद हम अपने जीडीपी को रीबेस करते हैं। जो सेक्टर जो है इंडस्ट्रीज़ के जो फेड आउट हो रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज फेड आउट हो गई है। जैसे यानी डॉक्टर साहब ये समझा जाए कि जो रीबेसिंग और एक्स्ट्रापोलेशन है ये वक्त की अहम जरूरत थी, ये कोई फैक्ट फेजिंग नहीं है। और दूसरा ये कि 2005-6 के डेटा को अगर बेस बनाकर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जैसे आप फरमा रहे हैं रिवाइज हो चुकी हैं, नया डेटा आ चुका है। ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स को चाहिए था कि वो नई बेस फराहम करता और वही हुआ है। और इसके मुताबिक क्योंकि इस पर पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो गई है, पीटीआई पॉइंट स्कोरिंग कर रही है कि जीडीपी हमारी बढ़ गई है, इसके मुताबिक में नून लीग जो है वो इसको और ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश कर रही है। लेकिन शायद ये भी देखने की जरूरत है कि 2018 में जब पीएमएलएन ने छोड़ा था और 5.8% का जीडीपी दिखाया जा रहा था, इस रीबेसिंग और एक्स्ट्रापोलेशन के बाद वो भी तो बढ़कर 6.1% दिखाई दे रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल हट के इसको देखे, क्योंकि ये सही है कि 2017-18 के जो जीडीपी ग्रोथ है
वो 6.1% है, जो 5.3 था एक्चुअली, नॉट 5.8 तो प्रोविजनल नंबर था, लेकिन जब फाइनल हुआ था वो 5.3 के करीब था। तो 5.3 जो है 6.1 हो गया है। तो अब जो ये ग्रोथ जो था ये 5.4% जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ये उसी रीबेसिक की वजह से है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, मैं तो हमेशा से ये कह रहा था, आपके प्रोग्राम में मुझे याद है कि मैंने कहा था कि ये जो 3.9% पिछले साल हमने जीडीपी का ग्रोथ कैलकुलेट किया था, वो 9 महीने के नंबर पे था, 8 से 9 महीने। उसके बाद से जो जून तक के जो नंबर आए थे, तो उसमें इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था, इंपोर्ट्स पे था ज़्यादा बढ़ा उस पीरियड में। तो ये जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये तकरीबन क्लोज टू 5% वैसे ही हो जाता है रिवाइज वजह से। तो अब ये जो है ये 5.4% हो गया है, जिसमें कोई ज़्यादा इसमें तब्दीली नहीं आई है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इसके कुछ इम्प्लीकेशंस, जो हमारे डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी तो डेट वॉल्यूम भी तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो कुछ तकरीबन 100% पे पहुंच गया कंपैरेटिवली हमारे जीडीपी के। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, अब उसमें बहुत बेहतरी हो जाएगी ना। आप देखें कि जो डेट टू जीडीपी, आपका जीडीपी तो इन्फ्लेट हो गया ना, ये तकरीबन 14 से 16% जो है साइज ऑफ द जीडीपी जो है वो बढ़ गया। तो जो चीज़ें डिनोमिनेटर में आ रही हैं उसकी साइज बढ़ गई है, न्यूमरेटर तो वही खड़ा हुआ है, तो आपका जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, यानी डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा इंप्रूव हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट एज परसेंटेज जीडीपी इंप्रूव हो जाएगा। ट्रेड गैप एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंप्रूव हो जाएगा। खराब कौन सा होगा? टैक्स टू जीडीपी रेशियो, वो गिर जाएगा। इसी तरीके से आपका जो इंप्रूव होगा वो बजट डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो बढ़ जाएगा। वो मतलब ये है कि वो कम आपको लगेगा। तो कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी, कुछ चीजें खराब आपको नजर आएंगी। डॉक्टर साहब, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो सुकड़ेगा, इसका कोई इंपैक्ट भी होगा आने वाले दिनों में? नहीं, देखें, ये अभी आप देखें, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे बांग्लादेश के हवाले से बहुत खबरें आती थी कि देखें वो बांग्लादेश की जीडीपी हमसे बढ़ गई है, फीकस आमदनी उसकी बढ़ गई है, इस किस्म की बातें बहुत होती थी। तो मैं उस वक्त भी लोगों को कहता था कि यार ये हमारा कसूर नहीं है, हम उनसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस मुल्क हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी प्रॉस्पेरिटी को ठीक से मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इसी तरीके से आप जब हर 5 साल के बाद 10 साल के बाद आप जीडीपी को, जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं निकाल दें, उसको उसमें से जो नई नई चीज़ें आ गई हैं, नए नए प्रोडक्शन हो रहे हैं, जब ये सारे रिफ्लेक्ट होंगे तो आपकी जीडीपी आपको ज़्यादा नजर आएगी। मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो जिस तरीके से मैं एक्टिविटी देखता हूँ, ये 500 बिलियन से कम, $500 बिलियन से कम की जीडीपी नहीं है। ये बढ़ के अभी कोई 370-80 के पे पहुँच गई है रीबेसिंग के बाद, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं, अभी भी बहुत सारे सिस्टम से चीज़ें बहुत बाहर है जिनको लाने की ज़रूरत है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि बजाय 10 साल इंतज़ार करने के बाद हमें 5 साल में ये करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी रैपिडली चीज़ें तब्दील हो रही हैं। तो जब रैपिडली तब्दील हो रही होती हैं, लेकिन आप अपने सिस्टम को, ठीक है, यानी इसको जल्द से जल्द रिविजिट करना चाहिए। अब डॉक्टर साहब, द इकोनॉमिस्ट ने एक नॉर्मेल्सी इंडेक्स जारी किया और उस नॉर्मेल्सी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान को 3रे नंबर पर है कि पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने में पाकिस्तान ने बड़ा क्विकली उसको रिकवर किया है, और सारे सेक्टर्स में, सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर में नहीं बल्कि सारे सेक्टर्स के अंदर वो जो प्री कोविड वाली सिचुएशन थी उसके अंदर वापस आ गया। तो आपको लगता है कि एज फार एज आर इकोनॉमिक कंडीशन इज कंसर्न हमने बड़ा तेजी से रिकवर किया है? देखो यार, इसमें तो 2 ओपिनियन नहीं है, चाहे जितने भी आप इस हुकूमत के मुखालफिन से भी बात करें, कोई ये डिनाई नहीं करेगा कि हमने कोविड की सिचुएशन को बहुत बेहतर अंदाज में हैंडल किया है। और मैं दाद देता हूँ हमारे NCOC को कि जिन्होंने जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया, इस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया, असद उमर साहब ने जिस तरीके से रोल प्ले किया, ज़बरदस्त काम किया है। तो ये दुनिया की एक्नॉलेजमेंट है कि हमने इतने बड़े जो सेंचुरी में इस किस्म के मसाइल आते हैं दुनिया में, उसको हमने कितने बेहतर तरीके से हल किया, कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया हमने, और जो रिकवरी का प्रोसेस था, आप देखें कि जो पीक पेंडेमिक का पीरियड था 2019-2020 का जो पीरियड था, 20 के बाद भी हुआ है, लेकिन 2019-20 में जो हमने बताया था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ -0.5% है, वो बढ़ के -1% हो गई है। ठीक है ना? तो अब ये वहाँ से एक रिकवरी हुई है जो
4% के करीब है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम जल्दी बाकी दुनिया के मुकाबले में हम बड़ा तेज़ी से रिकवर करके आए हैं। तो इसलिए हम तेज़ी से रिकवर किया कि हमने इस पैंडेमिक को बहुत बेहतर तरीके से एड्रेस किया। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही तो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट वो भी है जिसमें वो हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स को डबल डिजिट्स में दिखा रहा है, 12.3% के ऊपर। अब ये भी रियलिस्टिक है महंगाई के एतबार से? आने वाले दिनों में इस पर भी फर्क पड़ेगा जैसे हुकूमत कह रही? नहीं, बिल्कुल है, ये रियलिस्टिक है, बिल्कुल ये एग्जैक्ट नंबर यही है। 12.3% हमारा इन्फ्लेशन जो है वो दिसंबर का था। मेरा अपना ख्याल है कि जब जनवरी का महीना इन्फ्लेशन आएगा ना, जब हम नंबर रिलीज करेंगे तो ये 13 के करीब हो जाएगा और बढ़ जाएगा ये नंबर। उसके बाद हो सकता है कि वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइनिंग प्रोसेस शुरू हो, लेकिन जनवरी में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा और बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब देखिए, हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर वो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसको कम करेंगे, कॉमनर पे से मेजर्स होंगे कुछ ऐसे। आपको लग रहा है कि हुकूमत कर सकेगी? और फिर यकीनन हुकूमत के लिए मिनी बजट के बाद अगला चैलेंज तो बजट पेश करना है जून में। तो आप देख रहे हैं कि खासतौर पर वफाकी हुकूमत की किटी में ये रेवेन्यू स्ट्रीम के अंदर इतने पैसे होंगे कि बजट बनाने का सोच भी सके? नहीं, बजट तो हर हालत में बजट बनता है, चाहे रेवेन्यू स्ट्रीम। मेरा ख्याल में रेवेन्यू की पोजीशन तो हमारी काफी बेहतर जा रही है। लेकिन अगर सर रिकॉर्ड डेफिसिट होगा तो इसका मतलब तो ये कितने जो है वो डेफिसिट का बजट आता है आने वाला? नहीं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का बजट तो हमेशा ही डेफिसिट में आता है, क्योंकि वी आर ए ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी ज़रूरियात बढ़ रही है, तो उसके लिए खर्चात भी हमारे बढ़ते हैं। तो खर्चात तो हमारे जो रेवेन्यू हम इकट्ठा कर रहे हैं उससे तो ज़्यादा होगा, तो डेफिसिट तो रहेगा हमेशा। हम डेवलपिंग कंट्रीज में डेफिसिट तो होता ही होता है। यहाँ तक कि जो अगर अमेरिका को ले लें, अमेरिका का तो डेफिसिट हमसे कहीं ज़्यादा डेफिसिट होता है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये इसलिए नहीं होता है कि हम जैसे मुल्क हैं या दुनिया के तमाम मुल्क हैं वो सब जाकर जो है वो उनके डेफिसिट को फाइनेंस कर देते हैं, वो ट्रेजरी बिल फ्लोट करते हैं, हम जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसलिए उनको इशू नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, जून से पहले आप फिस्कल डिसिप्लिन आता हुआ देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, करेक्टिव मेजर्स डिमांड कर रही थी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, क्या वो फिस्कल डिसिप्लिन आ पाएगा? देखिए, ये फिस्कल डिसिप्लिन जो है ये गवर्नेंस का इशू है। गवर्नेंस जो है हमारी वीक रही है, हर हुकूमत की वीक रही है, गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आ रही है। तो अब मैं नहीं देखता हूँ कि कोई फिस्कल डिसिप्लिन इस मुल्क में आ जाएगा। फिस्कल डिसिप्लिन उसी वक्त आएगा जब आप अपने एग्जिस्टिंग NFC अवार्ड को, इसमें जो मसाइल हैं, जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, उसको जब तक दूर नहीं करेंगे इस मुल्क में फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं आ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल नस्ट माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर इशफाक हसन खान हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जनवरी ने कैसे 2 बरस के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना वबा का फैलाव तकरीबन कंट्रोल हो गया था, तहम वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन सामने आने के बाद दिसंबर के अवाखिर से केसेस में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसे वबा की 5वीं लहर करार दिया गया है। जिसके बाद कोरोना की ज्यादा शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला हुआ। NCOC के मुताबिक सूबाई तालीम और सेहत के महकमे तालीमी इदारे बंद करने का फैसला करेंगे। सूबाई तालीम और सेहत के महकमे तालीमी इदारे बंद करने के लिए केसेस की शरह का तयन करेंगे। यह फैसला उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों ने कोरोना की 5वीं लहरों को तमाम उनके रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। गुज़श्ता 5 लहरों के अंदर इतने केसेस नहीं आए थे जितना अब आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7,678 नए केसेस सामने आए हैं, जो वबा के आगाज से अब तक एक रोज में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। मुल्क भर में अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 57,935 जेर इलाज मरीजों में से 961 की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में 15 जजेस और अदालतों के 58 एहलकार कोरोना में मुब्तला हुए हैं। जिला कचहरी वेस्ट कोर्ट्स में 10 जजेस 29 एहलकार कोविड पॉजिटिव रहे हैं, जबकि ईस्ट कोर्ट्स में 5 जजेस 29 एहलकार कोरोना का शिकार हुए। अगर वबा की मुख्तलिफ लहरों के दौरान सबसे ज्यादा केसेस देखे जाए तो इससे कबल सबसे ज्यादा केसेस 13 जून 2020 को रिपोर्ट हुए थे, जिनकी तादाद 6,825 थी।
बाकी दूसरी लहर में सबसे ज्यादा केसेस 6 दिसंबर 2020 को सामने आए थे, जो 3795 थे। इसी तरह तीसरी लहर के दौरान 17 अप्रैल 2021 को केसेस की बुलंद तरीन तादाद 6127 रिकॉर्ड की गई थी। चौथी लहर में सबसे ज्यादा केसेस 4 अगस्त 2021 को रिपोर्ट हुए थे, जो 5661 थे। शहरों के एतबार से अगर मस्बत केसेस की शरह देखी जाए तो वबा की 5वीं लहर से कराची सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां टेस्ट के नतीजे में कोरोना वायरस की तशखीस होने की शरह 45.43% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। कराची के बाद सबसे ज्यादा मस्बत शरह वाले शहरों में दूसरे नंबर पर 23.94% की शरह से मुजफ्फराबाद, जबकि इस्लामाबाद 18.91% शरह से तीसरे नंबर पर, लाहौर 17.89%, रावलपिंडी 17.47%, जबकि पेशावर कोरोना पॉजिटिव आने की शरह 15.59% तक पहुंच चुकी है। इसी हवाले से WHO ने भी आज को सख्त तरीन खदशात का इजहार ऑलरेडी कर दिया है। उनकी तरफ से किन रिजर्वेशंस का इजहार किया जा रहा है? अब जरूरत है सब्र की है कि मुल्क में फौरी तौर पर वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल किया जाए और जिन अफराद को वैक्सीन लगवाए हुए 6 माह से जायद का अरसा बीत चुका है वो बूस्टर डोज लगवाएं। उधर कोविड के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर PSL सीजन 7 का इनेकाद भी नामुमकिन दिखाई दे रहा है। PSL 7 भी खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर के मुताबिक कोविड ज्यादा फैला तो PSL 7 कर दिया जाएगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का कहना है कि कोविड दुनिया भर में असरअंदाज हो रहा है। सलमान नसीर ने कहा कि हम कोरोना से बचाव के लिए जितनी तैयारी कर सकते थे हमने की, पूरी कोशिश है PSL जारी रखें। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना ज्यादा फैलने की सूरत में प्लान के तहत लीग को मुलतवी किया जाएगा, जबकि तैयारी की गई है कि 1 हफ्ते के वक्फे के बाद दोबारा इवेंट का मुमकिन बनाया जाए। अब इस हवाले से क्या PSL 7 का इनेकाद जो है वो भी हो पाता है या नहीं हो पाता, या वो घटाई में पड़ जाएगा, ये मुनासिर है कोविड के केसेस के ऊपर। ताहम ज़रूरत है समर की है कि महदूद रहें। अगर महदूद रहेंगे और SOPs पर अमल करेंगे और अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द करा लेंगे तो तभी महफूज रह सकेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाली पाकिस्तान की पहली खातून जज का जिक्र करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक को बिलाखिर सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने बतौर सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया है। उनके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वकला का एहतजाज काम आया और ना ही प्रोपेगेंडे ने कोई असर दिखाया है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक नई तारीख रकम हुई है। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस आयशा मलिक की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर ममलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया है और तैनाती का इतलाक उनके हल्फ उठाने के बाद से हो जाएगा। जस्टिस गुलजार अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 जनवरी को इजलास तलब किया था, जिसमें उनकी बतौर जज एलिवेशन यानी उनकी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट का फैसला हुआ। इससे कबल पाकिस्तान की वकला तंजीमों ने कहा था कि वो खातून जज की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के खिलाफ नहीं, लेकिन जजेस की तैनाती सीनियरिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक होनी चाहिए। वकला के मुताबिक वो खातून जज को सुप्रीम कोर्ट लाने के खिलाफ नहीं है। एक की बजाय 3 खवातीन जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाएं, मगर सीनियरिटी के मुताबिक ये फैसला होना चाहिए। वकला बरादरी सिनफी इम्तियाज़ पर यकीन नहीं रखती। इस हवाले से जो वकला तंजीमें हैं उन सभी ने एहतजाज किया और उस वक्त किया जब सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इस हवाले से इजलास जारी था। पहले इजलास हुआ, वकला ने भरपूर एहतजाज किया, इजलास मौखर हुआ और नेक्स्ट इजलास के अंदर ये फैसला स्प्लिट डिसीजन गो कि इसमें जजेस का इख्तलाफ था, लेकिन अक्सरियत का फैसला ये था कि जस्टिस आयशा मलिक को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर देना चाहिए। इससे पहले वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बतौर जज अपनी खिदमत सर अंजाम देते रही और उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो फैसले भी ऐसे किए हैं जो बड़े पॉपुलर फैसले हैं जस्टिस आयशा मलिक के, और बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए हैं। यकीनन जब किसी जज को लाहौर हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना होता है तो बात मेरिट पर भी आती है और उनके डिसीजंस देखे जाते हैं, उनकी जजमेंट्स देखी जाती हैं। इस हवाले से वकला बरादरी ने कहा कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मलूज़े खातिर रखना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा प्रिंसिपल मौजूद नहीं है। ये प्रेसिडेंट तो रहा है माजी में कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है किसी भी लोअर कोर्ट के अंदर उसके जज को एलिवेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में बतौर सुप्रीम कोर्ट जज, लेकिन ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई रूल नहीं है, बल्कि असल में जजमेंट्स और क्राइटेरिया मेरिट होता है। तो मेरिट के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक मेरिट पर पूरा उतरती हैं और उनके मेरिटोरियस बेसिस के ऊपर ही उनको बतौर जज सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया।
ऑल्दो इसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे, बहुत सारी रिजर्वेशंस रही, लेकिन क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने यह फैसला किया और ये फैसला करने के बाद उन्होंने पार्लिमानी कमेटी को अपना डिसीजन भिजवाया, जिसके बाद पार्लिमानी कमेटी ने इसको इंडोर्स करना था। पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इस फैसले को इंडोर्स किया तो बिलाखिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनकी तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। नोटिफाई हो गया है, वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगी और बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी। हम नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं जस्टिस आयशा मलिक के लिए कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज उनका करियर यूं ही रोशन रहेगा जिस तरह बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज वो अपनी खिदमत सर अंजाम देती रही हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अब तक रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।